यूरोप के बैटलफील्ड पर वर्ल्ड वॉर II अपने पीक पर था। लंदन के ऊपर से गिरते बॉम्ब्स, बर्लिन के जलते बिल्डिंग्स और दुनिया के कोने कोने की बर्बादी हर दिन की हेडलाइन बन रही थी। लेकिन उसी वक्त एक और जंग चल रही थी, एक ऐसी जंग जिसे दुनिया ने इग्नोर कर दिया। ये बैटलफील्ड थे बंगाल के गांव, खेत और खलिहान। यहाँ न गोलियां चल रही थी, न टैंक घूम रहे थे, फिर भी लोग गिर रहे थे एक एक करके भूख से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सिन्हा और आज हम जानेंगे बंगाल फेमाइन के बारे में माइंड वोल्ट एजुकेशन के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ब्रिटिश इंडिया का बंगाल एक वक्त में जिसे सोना बांग्ला कहा जाता था, अब वह मौत का एक महान केंद्र बन चुका था। जहां कभी धान की बालियां लहराती थी, वहां अब जिस्म बिखरे पड़े थे। नदियां जहां कभी जीवन का गीत गाती थी, अब वह गवाह थी एक ऐसे समय की जब इंसानियत ने अपना सबसे बड़ा इम्तिहान झेला। इस फेमाइन का कारण सिर्फ प्राकृतिक नहीं था। हाँ, बंगाल ने 1942 में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म झेला था, लेकिन असली तबाही तो कॉलोनियल पॉलिसीज और वॉर टाइम डिसीजन ने मचाई। ब्रिटिश राज ने भारत को एक मशीन की तरह ट्रीट किया, जहां इंसान नहीं, सिर्फ सप्लाई और डिमांड थी। फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट किया गया, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कोलैप्स कर गया और जब लोग रोटी के लिए तरस रहे थे, तब उनकी आवाजों को दबा दिया गया। एक अंधेरा था जो सिर्फ प्लेट में नहीं, दिल और समाज में उतर गया था। और सबसे दर्दनाक बात, यह सब जानते बूझते हुआ। यह एक इंटाइटलमेंट फेलियर था जिसमें अनाज था, लेकिन लोगों के पास उससे खरीदने का हक नहीं था। दुकानें भरी थी, लेकिन जेब खाली। आज जब हम इस घटना को याद करते हैं, तो सिर्फ एक हिस्टोरिकल फैक्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक मोरल वार्निंग के रूप में भी याद करते हैं। एक समझ के रूप में कि जब तक राजनीति इंसानियत से ऊपर होगी, तब तक बंगाल जैसे चैप्टर बार बार लिखे जाएंगे। यह कहानी उन लाखों आवाजों की जो कभी बोल नहीं पाई, उन आंखों की जो भूख से दर्द में बंद होती चली गई, और उन गलतियों की जिनकी कीमत एक पूरी पीढ़ी ने अपनी जिंदगी देकर चुकाई। बंगाल का यह जख्म 1943 में फूटा, लेकिन उसकी दरार तो 1942 में ही पड़ चुकी थी। मॉनसून के दौरान एक भयानक साइक्लोन ने बंगाल के कोस्टल इलाकों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। हवाओं की रफ्तार ने पेड़ पौधों को जमीन से उखाड़ दिया। और सबसे बड़ी बात, इस तूफान ने ऑटम राइस ग्रुप यानी अमन धान, जो बंगाल की मेन खरीफ फसल है, उसे जड़ से बर्बाद कर दिया। जमीन से अनाज गया और लोगों के हाथ से उनके पेट भरने का विकल्प छिन गया। लेकिन ये तो सिर्फ प्रलय का आगाज था। इसके बाद जो हुआ, उसने बंगाल को सिर्फ फूड शॉर्टेज की तरफ नहीं, मास स्टारवेशन की तरफ ढकेल दिया। और उसका एक मेजर कारण था वर्ल्ड वॉर II का एशिया फ्रंट। 1942 की शुरुआत में जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया। बर्मा भारत और खासकर बंगाल के लिए चावल का एक बहुत बड़ा सोर्स था। जब बर्मा हाथ से गया, बंगाल का राइस इंपोर्ट ऑलमोस्ट बंद हो गया। यह एक चौक पॉइंट था जहां से बंगाल की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। इसके ऊपर से ब्रिटिश सरकार ने बंगाल में डिनायल पॉलिसी शुरू कर दी, जिसने बंगाल की पीठ में छुरा भोंक दिया। उन्हें डर था कि जापानीज फोर्सेस बंगाल तक इन्वेड कर सकती हैं, इसीलिए ब्रिटिश ने जानबूझ के बोट जलवा दी, राइस स्टॉक सीज कर लिए और ग्रेन स्टोरेज सेंटर भी खाली करवा दिए, ताकि एनिमी सप्लाई चेन यूज ना कर सके। पर सोचिए, जहां ऑलरेडी खाने की कमी हो, वहां अगर आप ट्रांसपोर्टेशन भी तोड़ दे तो क्या होगा। गांव के लोग शहरों तक नहीं जा सके और शहरों का राशन गांव तक नहीं पहुंचा। जो बचा था, या वो तो मार्केट में महंगा हो गया या राशनिंग में लुट गया। और इसी बीच इन्फ्लेशन ने बंगाल के पेट पे लात मार दी। चावल की कीमत 3 गुना हो गई, 5 रुपए से 15 रुपए पर माउंट। एक आम मजदूर या किसान की आमदनी वही की वही रही, लेकिन रोटी 3 गुना महंगी हो गई। जमीन के मालिक जमींदार वो तो सरवाइव कर गए, मगर मर गए वहीं जो पहले से टूट चुके थे। छोटे किसान, मजदूर, बोटमैन, आर्टिसंस। कुछ जगह पर लोग अपने बर्तन, कपड़े और यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने बेचकर भी चावल लेते थे, और कुछ जगह बच्चों को भी। यह सच है, कई रिपोर्ट के अनुसार डेस्परेट फैमिलीज ने अपने बच्चों को बेच दिया, सिर्फ इसलिए कि एक पेट कम भरे या उनके लिए कोई दूसरा खाना दे सके। यह सिर्फ एक क्राइसिस नहीं था, यह एक सिविल कोलैप्स था। और तब भी कोई इंटरनेशनल रिलीफ नहीं आया, कोई इमरजेंसी राशन शिप्स नहीं आई। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का सारा ध्यान नाजी जर्मनी से लड़ने में था, और इंडिया सिर्फ एक कॉलोनी थी जिसका दर्द हेडलाइंस नहीं बनता था। और बंगाल का दूसरा नाम था इनविजिबल बैटलफील्ड, जहां न गोलियां चली, न दुश्मन दिखा, लेकिन लोग गिरते रहे, मरते रहे।
नेचर ने तो बस एक झटका दिया, लेकिन सिस्टम ने उसे मौत में बदल दिया। 1943 के बंगाल फेमाइन को अगर सिर्फ हम एक नेचुरल डिजास्टर कहें तो यह इंसाफ नहीं होगा। नेचर ने तो शायद एक आग लगाई, लेकिन ब्रिटिश ने उसमें घी डाला, अपनी पॉलिसीज से, अपनी बेजुबानी से और अपने इकोनॉमिक ग्रीड से। सबसे पहले समझना होगा, बंगाल फेमाइन वाज नॉट अबाउट द एब्सेंस ऑफ फूड, इट वाज अबाउट द एब्सेंस ऑफ एक्सेस। जैसा कि नोबेल लॉरियट अमर्त्य सेन ने कहा था, पीपल डाइड नॉट बिकॉज देयर वॉज नो फूड बट बिकॉज दे हैड नो एंटाइटलमेंट टू फूड। चावल था, बाजारों में था, लेकिन जिस आदमी के पास पैसा नहीं था उसके लिए वही चावल जहर बन गया। यह फेमाइन एक एंटाइटलमेंट फेलियर थी, जिसमें लोगों के पास खाना खरीदने का हक नहीं बचा। आइए देखते हैं कि यह हक कैसे छीना गया। बंगाल का पहला इकोनॉमिक तोड़फोड़ शुरू हुआ परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 के साथ, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों को लैंड ओनर्स बना दिया। जमींदार तो कलेक्ट करते रहे टैक्स, चाहे फसल हो या ना हो। अगर फसल बर्बाद हो गई तो टैक्स में छूट नहीं मिलती थी। 1940 आते आते छोटे जमीनों के किसान अपने खेत बेच चुके थे या जमींदारों के कर्ज में डूब चुके थे। तो जब 1943 में फेमाइन आई तो उनके पास न धन था, न धन का दाम। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर के लिए मिलिट्री एक्सपेंडिचर इतना बढ़ा दिया कि इकोनॉमिक पूरी तरह ओवरहीटेड हो गई। रिजल्ट, चावल, दाल, तेल सब कुछ महंगा। चावल जो 5 रुपए पर माउंट बिकता था, वह 16 से 18 रुपए तक पहुंच गया। इन्फ्लेशन गरीबों को जिंदा ही खा गया। और जब राशनिंग की बात आई तो राशन मिला उनको जो रजिस्टर्ड थे, यानी ब्रिटिश के लॉयल एम्प्लॉइज, मिलिट्री पर्सनल और अर्बन अपर क्लासेस। गांव के मजदूर, फिशरमैन, आर्टिसन जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड या सरकारी कनेक्शन नहीं था, वह राशन सिस्टम से बाहर छोड़ दिए गए। जहां एक तरफ लोग कच्ची घास खा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दलाल और बिजनेसमैन चावल छुपा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था जितना सामान कम होगा उतना ज्यादा मुनाफा मिलेगा। ब्रिटिश सरकार ने इन पे कंट्रोल करने के बजाय पॉलिसीज में डिले किया और कुछ जगह आंख मूंद ली, क्योंकि वॉर टाइम प्रॉफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। जैसा कि पिछले सेक्शन में हमने देखा, ब्रिटिश ने जापानीज इन्वेजन के डर से बंगाल की बोट्स और स्टोरेज सिस्टम या तो डिस्ट्रॉय कर दिए या सीज कर दिए। इस पॉलिसी का नाम था डिनायल पॉलिसी। पर इसने क्या किया, एक ट्रांसपोर्टेशन कोलैप्स। ग्रेन कहीं और पड़ा था, लोग कहीं और भूख से मर रहे थे। नाव जला दिए, जिससे गांव के लोग एक दूसरे तक ट्रैवल भी नहीं कर सके। अगर एक इलाके में अनाज था भी तो वह दूसरे इलाके तक नहीं पहुंच सका। जब मार्केट में दाम बढ़ जाता है पर लेबर की वैल्यू वही रहती है तो उसे कहते हैं वेज कोलैप्स। मजदूर रोज 8 घंटे काम करते, लेकिन जो कमाई मिलती उसमें एक दिन का खाना भी नहीं आता। कई लोगों ने काम छोड़ दिया, कई लोग शहरों की तरफ निकल पड़े, पर वहां भी भीड़ थी और रोटी नहीं थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रेस को कंट्रोल किया, रिलीफ एफर्ट्स को लेट अप्रूव किया। जब लाखों लोग मरने लगे तब भी विंस्टन चर्चिल ने कहा, इफ फूड इज सो स्कार्स, व्हाई हैजंट गांधी डाइड येट। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं था, यह एक संवेदना का अपमान था। और इस सब का नतीजा एक समाज जहां बाजार भरा था लेकिन पेट खाली, एक सिस्टम जहां पैसा था पर इंसानियत नहीं। ब्रिटिश ने बंगाल के लोगों से उनका खाना, उनकी जमीनें और आखिर में उनका जीवन छीन लिया। जब सरकार खामोश हो जाए तो कभी कभी आम लोगों की चीख इतनी तेज होती है कि दुनिया को सुनाई पड़ती है। बंगाल फेमाइन के बीच सरकारी फिगर्स चुप थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट ठंडी थी, लेकिन बंगाल की गलियां, बस्तियों और रेलवे प्लेटफॉर्म पर इंसानियत अपना अंतिम सांस ले रही थी। और इस बार कुछ लोगों ने उन सांसों की आवाज को रिकॉर्ड कर लिया। कोलकाता के रेलवे स्टेशन पे रोज सुबह डजन्स ऑफ बॉडी मिलते थे। कभी एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी होती थी, लेकिन बच्चा कब का मर चुका होता था। ऐसी हजारों कहानियां हर गली में, हर चूल्हे के पास, हर शव के नीचे छिपी थी। एक नाम जिसकी वजह से बंगाल फेमाइन का विजुअल यादों में अमर हो गया, चित्तो प्रसाद भट्टाचार्य। यह एक यंग आर्टिस्ट थे जिन्होंने पेन और ब्रश उठाकर सच दिखाना शुरू किया, सरकार के प्रोपेगेंडा के खिलाफ। उन्होंने अपना पैम्पलेट स्टाइल बुकलेट का नाम रखा हंग्री बंगाल। स्केचेज में था स्केलेटन बॉडी, माँ जिसका बच्चा मर गया, एक बाजार जहां अनाज के बीच लोग भूख से मर रहे थे, एक जमींदार जो पेट भर खा रहा था,
जब एक मजदूर का शरीर उसके पैरों में पड़ा था। ब्रिटिश ने इस बुकलेट को तुरंत बैन कर दिया। सारे कॉपी जब्त कर लिए गए, लेकिन कुछ लोगों ने इसे छुपा लिया और आज भी यह फेमाइन का सबसे ज्यादा सच्चा विजुअल आर्काइव माना जाता है। इनिशियली मीडिया भी इस फेमाइन को इग्नोर कर रही थी, लेकिन जब स्टेट्समैन न्यूज़पेपर ने अगस्त 1943 में कुछ फोटोग्राफ्स पब्लिश की तो दुनिया हिल गई। न्यूज़पेपर में पब्लिश थी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज, जिसमें थे कंकाल जैसे बच्चे, रेलवे स्टेशनों पे गिरी हुई लाशें और धसी हुई आंखों वाले दुबले पतले चेहरे। यह तस्वीरें सिर्फ बंगाल की नहीं थी, यह ब्रिटिश एम्पायर के चेहरे का सच था। द एडिटर लेटर रोट, "वी कुड नॉट रिमेन साइलेंट स्पेक्टेटर्स, साइलेंस हैज बिकम कॉम्प्लिसिटी"। इन फोटोज ने इंटरनेशनल मीडिया को जगाया और रिलीफ प्रेशर बनाना शुरू हुआ। कुछ ब्रिटिश मिशनरीज, कुछ लोकल इंडियन डॉक्टर्स और कुछ सोशल वर्कर्स, उन्होंने छोटी छोटी चैरिटी किचन शुरू की, लेकिन वह बारिश की बूंद थी एक रेगिस्तान में। एक मिशनरी ने लिखा, "मैंने 200 लोगों को खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन 2000 लोग लाइन में खड़े रहे। मुझे गेट बंद करना पड़ा और मैं आज भी रात में उनकी चीख सुनता हूँ।" यह एक ऐसा समय था जहाँ कोई विलन नहीं था, लेकिन हीरो भी कोई नहीं था। बस कुछ इंसान थे जो इंसानियत को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब बंगाल के हर कोने में मौत का माहौल था, तब लंदन के महलों में अब भी एम्पायर की गर्व भरी बातें हो रही थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए बंगाल फेमाइन सिर्फ एक डिस्टेंट इवेंट था, एक कॉलोनी की मुसीबत जो उनके लिए एक डाटा से ज्यादा कुछ नहीं था। और इस बेरहम एटीट्यूड का पोस्टर बॉय बना विंस्टन चर्चिल। वर्ल्ड वॉर II के समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने अपनी वॉर टाइम प्रेस्टीज बचाने के लिए बंगाल के लाखों लोगों को मर जाने दिया। जब इंडियन लीडर्स और इंटरनेशनल वॉइसेस ने चर्चिल से रिक्वेस्ट की कि बंगाल को इमरजेंसी फूड सप्लाई भेजा जाए, तो उनका जवाब था, "भारतीय खरगोशों की तरह प्रजनन करते हैं, तो फिर उन्हें खरगोशों की तरह क्यों न मरने दिया जाए"। यह कोई गुस्से में बोली गई लाइन नहीं थी, यह उस माइंडसेट का प्रदर्शन था जिसमें इंडियन जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया ने 1943 में 50,000 टन वीट डोनेट करना चाहा, लेकिन चर्चिल ने यह शिपमेंट यह कहकर रोक दिया कि हमें वह जहाज लड़ाई के लिए चाहिए। वॉर के लिए लोग मारे गए, पर लोग मरने के बाद भी वॉर का प्रेस्टीज बचा रहा। ब्रिटिश पॉलिसी का यही असली चेहरा था। पब्लिक आउटरीच के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाया, जिसे कहा गया वुडहेड कमीशन। लेकिन जैसा नाम से लगता है, यह एक फॉर्मल आईवॉश था। कमीशन ने कंक्लूड किया, फेमाइन नेचुरल कॉजेस की वजह से हुआ था। बिना किसी पॉलिसी को गलत बताए, बिना किसी मिनिस्टर पर जिम्मेदारी डाले, रिपोर्ट ने सिस्टम को क्लीन चिट दे दी। बंगाल के लोगों के लिए यह दूसरा धक्का था। पहले रोटी छीनी और अब इंसाफ भी। जब कांग्रेस लीडर्स ने फेमाइन का स्केल देखा, तो उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ और तेजी से आवाज उठाई। महात्मा गांधी ने कहा, "दिस फेमाइन इज फाइनल प्रूफ दैट ब्रिटिश रूल इज कर्स ऑन इंडिया"। सुभाष चंद्र बोस, जो उस समय एक्सेस पावर के साथ थे, उन्होंने ब्रिटिश पर डायरेक्ट वॉर क्राइम्स का आरोप लगाया। लोकल कांग्रेस कमेटीज ने रिलीफ कैंप खोले, पर रिसोर्सेज बहुत कम थे। जितना भी हो सका, भारतीय लोगों ने ही भारतीय लोगों की जान बचाई। ब्रिटिश सरकार तो फेल हो चुका था। बंगाल फेमाइन ने एक मोरल शिफ्ट क्रिएट किया। देश में आम लोगों ने पहली बार महसूस किया कि ब्रिटिश राज में उनका जीवन सुरक्षित नहीं है, बल्कि विनाशक है। अब भारत के लोगों का ब्रिटिश सरकार पे से भरोसा पूरी तरह उठ गया। 1943 के बाद कांग्रेस और क्विट इंडिया मूवमेंट के नए फॉर्म शुरू हुए, और बंगाल जहां सबसे ज्यादा मौत देखी गई थी, वहीं से सबसे तेज रेजिस्टेंस भी उठा। अगर आपको यह वीडियो समझने लायक लगा तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, पहले भी आपने कभी बंगाल के फेमाइन के बारे में सुना था?